GS2 पेपर एक ऐसा पेपर है जहां पे कुछ बच्चों को काफी अच्छा लगता है। एक्चुअली मेजॉरिटी को लगता है कि GS2 उनका स्ट्रेंथ है और कुछ दे जस्ट अवॉइड GS2, राइट ना। जिनको लगता है GS2 उनका स्ट्रेंथ है, दे हैव बेसिकली स्टार्टेड द प्रिपरेशन विद पॉलिटी। लक्ष्मीकांत को 2 से 3 बार पढ़ लिया है पेज टू पेज और उनको लगता है कि दे आर पॉलिटी रेडी। प्रॉब्लम यह है जब लिखने की बारी आती है तब उनको लगता है थोड़ा और कंटेंट हो तो बेटर हो। लक्ष्मीकांत को कैसे ही लिख पाएंगे, इसको इंटरलिंक कैसे करेंगे। अब ये जो डाउट्स हैं, ये डाउट्स सिर्फ प्रैक्टिस ऑफ आंसर राइटिंग से ही सॉल्व हो सकता है। बट प्रॉब्लम अगेन यहां पे क्या आता है, आंसर राइटिंग करने में हर एक स्टूडेंट को कोई ना कोई दिक्कत तो आता है। दे जस्ट अवॉइड इट, दे वांट टू रिवाइज विदाउट राइटिंग आंसर्स, दे वांट टू रिवाइज थिंकिंग दैट लक्ष्मीकांत को और एक बार पढ़ लेंगे तो रिवीजन हो गया, आंसर लिख लेंगे। नहीं होता है ऐसे। आप जितने बार पढ़ोगे वो रिकॉल नहीं आएगा जब तक आप लिखोगे नहीं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई इवन दो GS2 पेपर interests everyone, but they score so less in GS2 because at the end of the day GS2 paper is not a recall paper, it is an application based paper। GS2 में आपको एक जो फैक्ट आपने पढ़ा है और करंट अफेयर्स जो आपने पढ़ा है उन दोनों को इंटरलिंक करना पड़ेगा और ये जब नहीं होता यू डोंट स्कोर वेल। एंड दैट इज द रीजन व्हाई ये जो गैप है, इसी के वजह से आई हैव कम अप विद अ 3-month कोर्स। बट बिफोर आई कम टू द डिटेल्स ऑफ द कोर्स, लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन व्हाई GS2 is causing problems. What is the major problems that students are facing? That is because a chase of content. लक्ष्मीकांत खत्म तो दे वांट टू गो टू DD बासु। इफ DD बासु भी थोड़ा बहुत समझ लिया तो दे वांट समथिंग एल्स। बेयर एक्ट्स की किताब लेके घूमते रहते हैं, एज इफ बेयर एक्ट्स पढ़ लेंगे तो दे विल बी एबल टू राइट गुड आंसर्स। आई नो सो मेनी स्टूडेंट्स हु हैव memorized articles after articles, but when it comes to writing answers they suffer. So that's the first thing, that chasing content does not mean you can write good answers. It is not an exam of recall. आपको analysis करना आना चाहिए. It is not just dumping facts. You need to read the question. Question मांग क्या रहा है, demand of the question. और ये practice से ही आता है। उसके बाद unless you interlink, again you will not score well. And एक हमेशा रहता है structure. Answer का structure और flow की है. And it is across the board. Any GS paper, you need to have a structure and flow of argument. If you don't, you are going to waste precious time in the exam hall thinking कि अरे इसको कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखें, अच्छा ऐसे फैक्ट्स डाल दें क्या। नहीं हो सकता है। You need to give some example in the conclusion. You need to start your answer with a fact. तो ये जो हम लोग बोलते हैं ना GS2 में पॉइंटर्स लिख लो, पॉइंटर्स में भी तो यू हैव टू हैव द प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड फ्लो कि आर्ग्यूमेंट का एक स्ट्रक्चर आ रहा है, अगर वो नहीं आएगा इट्स यू आर नॉट गोइंग टू स्कोर वेल। एंड दैट इज द डिफरेंस। नाउ इन दिस पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, द टसल बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स ओवर द रोल ऑफ द गवर्नर हैज implications फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्वेश्चन रिपीट कर रही हूं, द टसल बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स over the role of the governor has implications for cooperative federalism। अब ये बताओ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रोल ऑफ गवर्नर पूछ रहा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए पूछ रहा है, या सेंटर स्टेट का रिलेशन पूछ रहा है, क्या पूछ क्या रहा है। सो व्हाट विल यू स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन का जो पहला जो की वर्ड है उसमें आप डालोगे क्या। नाउ एक जो एवरेज आंसर आएगा वो लिखेगा द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसमें क्या किया, गवर्नर का रोल बता दिया। अच्छा आर्टिकल बता दिया, क्योंकि ऑब्वियसली आर्टिकल तो रटा होता है। देयर हैव बीन मेनी डिस्प्यूट्स बिटवीन गवर्नर्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। उसके बाद ये आ जाएगा सेंटर एंड स्टेट के बारे में एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में। ये एक एवरेज आंसर है। क्यों एवरेज आंसर है, क्योंकि दिस इज अब दिस आंसर is basically giving you facts without telling me that you've understood the question. तो यहां पे definition dump है, यहां पे कोई भी ये evaluator को समझ में ही नहीं आया कि अभी तक कि you have really understood the interlinkages between the topic, that is between center and states, governor and cooperative federalism. Now
व्हाट इफ वी आई राइट कि भाई अंडर आर्टिकल 163 एंड 200 मैंने इसको बस चेंज करा, मैंने गवर्नेंस से नहीं स्टार्ट करते हुए मैंने बोला कि भाई जो 163 एंड 200 में डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं उसके अंडर पे, या मैंने एक स्टार्ट किया एक रीसेंट एग्जाम्पल के अंडर पे, या मैंने सरकारिया एंड पंची कमीशन के रिकमेंडेशन से स्टार्ट किया। तो अगर मैंने कोई एक एग्जाम्पल से स्टार्ट किया या मैंने टेंशन से साथ स्टार्ट किया, दैट impresses the evaluator, right? So what I'm trying to explain to you is there is one way of approaching is a straightforward बता दिया भाई, definition बता दिया। दूसरा है आपने एग्जाम्पल के साथ बताया, यही तो है। अब इवेल्युएटर क्या इंप्रेशन लेगा? जिसने एग्जाम्पल के स्टार्ट किया है, ही अंडरस्टैंड्स, ही नोज, एंड उसने ना ही, इट्स नॉट ओनली रीडिंग लक्ष्मीकांत बट इट इज ऑल्सो अबाउट एप्लीकेशन ऑफ लक्ष्मीकांत, एंड दिस इज व्हाट यू विल दैट इज द की टू स्कोर वेल, राइट? नाउ मूविंग ऑन, व्हेन वी ट्राई टू राइट गुड आंसर्स, हाउ टू डू इट? इसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, रिविजन। अब रिविजन कैसे करना है? टारगेटेड रीडिंग के साथ। व्हाट इज टारगेटेड रीडिंग? कि भाई एट द एंड ऑफ द डे, वेदर यू आर गोइंग टू सम कोचिंग, वेदर यू हैव सम अदर क्लासेस, डजंट मैटर, सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब सेल्फ स्टडी करना है तो एक टारगेट के साथ करेंगे कि हर एक हफ्ते में मुझे कौन से टॉपिक्स कंप्लीट करना है। अगर ये क्लियर है कि मेरे को एट द एंड ऑफ द वीक फ्राइडे को मेरे को एक टेस्ट लिखना है इन टॉपिक्स के साथ, तो मैं उसको पहले रिवाइज करूंगा। वंस आई हैव रिवाइज्ड, आई विल देन गिव द टेस्ट, आई विल गेट अ फीडबैक, and then again I will do the next set of topics. And in the entire process, if I have any doubts, the mentor is with me. If I have any answer writing where there is a problem, the mentor is with me, and the mentor is of course evaluating your answers. So it is not just revision, it is immediate support system, so that you are not left alone in this preparation. Self study then becomes easier. And यही ये कोर्स करता है। There is, I will be with you at every point where if you have a doubt, I am there with you. I'll be the one to evaluate your answers. I'll be the one to frame your questions. I'll be the one to be there to give you targeted reading. कि भाई ये करते हैं आज, and then let's see interlink करके क्या current examples आ सकता है। And this is the way, if you kind of process if you follow, you will not only finish the syllabus properly, you will be able to revise properly, interlink properly, and of course write so many answers that you will automatically know how to form a structure. So that is exactly what this mentorship is all about. In 3 months, that is 12 weeks, in 1.5 months we'll do polity, in 2 weeks we'll do governance, in 2 weeks we'll do social justice, in 2 weeks we'll do IR. Now, one of the common question that I got from students was that, will I take classes here? I will take current affairs classes. Whether it is polity, governance, social justice or IR, there will be a set number of classes in which I will update your notes. What is updation? एक static portion है, बट जो कि आजकल चल रहा है सेंसस के बारे में, डिलिमिटेशन के बारे में, सेंटर स्टेट के बारे में, इलेक्शंस के बारे में, पार्टी इलेक्शंस के बारे में. सो सर्टेन थिंग्स आई एम गोइंग टू पिक अप and I'm going to keep updating your existing static notes. This is for polity, this is for IR as well as for governance and social justice. तो हर एक टॉपिक में जो आपका स्लॉट दिया हुआ है वहां पे कुछ क्लासेस जरूर होंगे and we'll meet online and I will give that content to you. You will interlink it with your static and then write answers. ठीक है? So that is basically what the roadmap is. After 12 weeks, of course, एक conceptual clarity होगा, notes आपके strong हो जाएंगे. Most important, that's what the aim is. You will write good structured answers. Answers that will score well, right? So this is exactly what you will gain by 12 weeks. And the most important, ये किसके लिए applicable है? ये course किसके लिए है? I don't want someone who has not studied Lakshmikant even once to take this course. Because then you will be floundering. You will not know कि क्या बातचीत हो रहा है. आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए of polity, social justice, governance and IR to have this answer writing mentorship, because I am interested to take you from 2 to 10, not from 0 to 2. So 0 to 2 is something that you would have to do on your own.
and then we meet to revise and write answers, right? So this is basically something you have to keep in mind. This mentorship is not for absolute beginners. It is for someone who has studied polity, who has a basic idea of IR and governance, social justice, and that's when we start the revision and the answer writing. Okay, and some questions that I have been getting, only 12 weeks. Yes, we can do it in 12 weeks because it is revision. We are going to do 1.5 months of polity, जो कि हर बच्चा ही करता है. कितने घंटे देने हैं दिन में, ये हर एक बच्चे पे डिपेंड करता है. If you're working 5 hours, if you're not working, we will discuss. So it depends on student to student, how many hours they can put, what is their 5 घंटे में कितना वो कवर कर सकते हैं, हर स्टूडेंट का वेरी करता है. So that is what when we interact the first time orientation class में, I will give you a timetable of what and how to follow so that we can keep up the 12-week target. Okay, I have done a GS2 course already. Yes, you should do some kind of a GS2 understanding, otherwise revision nahi hone wala hai. Answer writing will be a bit weak. So I would prefer कि आपके पास थोड़ा बहुत basic हो. You have studied GS2 कहीं ना कहीं या खुद ही, या आप bachelors या masters में कहीं ना कहीं आपने polity पढ़ा है, so that revision and answer writing can take place. Group और personal mentorship में difference क्या है? So personal mentorship which is basically one-to-one, in which I will interact with you twice in a week. Again, the same pattern. In the first meeting, we will have the targeted reading, any doubts, and we'll discuss the PYQs. In the second meeting, I will evaluate your papers, जो भी आपने लिखा है. So that is twice a week we are going to meet. Now, in a personal mentorship, it is one-to-one. In a group mentorship, the entire process will take place in a group. The maximum number of students in a group mentorship would be around 6 to 7. And in that group, we are going to discuss our doubts. We are going to have a proper PYQ discussions. And of course, the answer evaluation will also be done in a group answer audit. Right? So this is basically about group mentorship and personal mentorship. The batch begins from 22nd June. The contact details are right here. So if you have any doubts, feel free to reach out. You can reach out to me in Telegram as well, and we can connect on that matter. I'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye.